द्वारा, देखिए हमारे प्यारा भारत है, उनके द्वारा एजुकेशन कोऑपरेशन के लिए, एजुकेशन के जो कोऑपरेशन है उसके लिए एक एमओयू साइन हुआ है। तो किस देश के साथ भारत द्वारा वो एमओयू साइन हुआ है? लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन इन डिटेल। अभी बताओ कि भारत और कौन सा वो देश है जिन्होंने मिलकर एक एजुकेशन कोऑपरेशन एमओयू साइन किया है? टेल मी द आंसर। यस, थोड़ा सोचो एंड बोलो। रिमेंबर कौन सा वो देश है जिन्होंने एजुकेशनल कॉर्पोरेशन के लिए एमओयू साइन करवाए हैं? ठीक है, रिमेंबर दिस हैज बीन डन, किसके लिए डन है ये? दिस हैज बीन डन बिटवीन इंडिया एंड यूएई। ठीक है, इंडिया एंड यूएई द्वारा ये पर्टिकुलर एमओयू साइन है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इन डिटेल में समझाया है इसके द्वारा कौन सा एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, आपको एक बार उस वीडियो को देखना है। उसके बाद मैंने और एक हाईलाइटेड पॉइंट बताई है आपकी, जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, क्या जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो इनिशिएटिव्स है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स जो होते हैं, सो हम FII बोलते हैं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, ये भी इंडिया द्वारा अटेंड किया गया था इन सऊदी अरेबिया। कहाँ पे हुआ था ये? सऊदी अरेबिया में पर्टिकुलर इवेंट हुआ था। हमारे जो पीयूष गोयल साहब है उन्होंने वहां पे आके वो अटेंड किए थे। तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वो भी आपको आराम से याद करना है, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, नाउ उसके बाद हमने एक और एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, जो आपको याद होना चाहिए, लास्ट टाइम भी मैंने इसके बारे में बोला था कि जो कि भारत में हमारे यहाँ पे एक पर्टिकुलर आई कैन से एनिमल है जिसे बोलते हैं नीलगिरी थार। ठीक है, नीलगिरी थार। तो इस नीलगिरी थार प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ है, नीलगिरी थार प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ है। अगेन दिस प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, कौन से गवर्नमेंट द्वारा? रिमेंबर दिस प्रोजेक्ट इज लॉन्च बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। कौन से गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बेसिकली? तो तमिलनाडु गवर्नमेंट है। तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्या हुआ है? लॉन्च हुआ है, नीलगिरी थार प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट भी आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, कौन सा? नीलगिरी थार प्रोजेक्ट। ठीक है, उसको भी आपको एक बार आपको क्या करना है, देख लेना है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ ये सारी चीजें जो है हमने ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस कर रखी है। मैं बस चाहता हूँ कि आप सब लोग, ऐसा ना हो कि हम आगे आगे बढ़ रहे हैं और फिर आप लोगों को पीछे वाला जो भी हो रहा है वो सारा आप भूल गए हैं, ये नहीं हो चाहिए। तो सबसे पहले जब भी करंट अफेयर लिख के स्टार्ट करना है, सबसे पहले क्या करना है? रिवीजन। जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं लास्ट प्रीवियस लेक्चर के, वो मैं आपसे करवा लेता हूँ। आपको खुद को भी क्या करना है, उस चीज में अपडेटेड रहना है। ठीक है, नाउ इस कुछ चीज को आपको हमेशा याद रखना है, दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए पेश है आज की थीसिस का। Who has become a, ठीक है, who has become a new prime minister of 4 time in the country of Slovakia? अब देखो, स्लोवाकिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देश है। Why this देश इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज देयर इज अ टाइम जब ये देश अपने रशियन का हिस्सा था। ठीक है, लेकिन बाद में कि क्या होता है, सेपरेशन के बारे में बहुत सारी चीजें होती है, फिर वो सेपरेट हो जाता है, वो अलग चीज है। लेकिन अगेन ये जो पर्टिकुलर कंट्री है स्लोवाकिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द इंडियन पर्सपेक्टिव एज वेल। ठीक है, नाउ आपको मुझे बताना है कि यहाँ पर इलेक्शंस हुए हैं, तो कौन सा इनमें से वो पर्सनैलिटी है जो एज अ प्राइम मिनिस्टर वहां पे नियुक्त हो चुके हैं? ओके, रिमेंबर व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट पिसो। रॉबर्ट पिसो ये है न्यू प्राइम मिनिस्टर फॉर द 4 टाइम ये बने हैं। यहाँ पर ना मैं कुछ आपको बता दे रहा हूँ, लाइक अर्जेंटीना में भी इलेक्शन हुए हैं, तो वहां पे भी नए प्रेसिडेंट आए हैं। मालदीव्स में भी नए प्रेसिडेंट आए हैं, तो उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। एंड अभी हम आपको स्लोवाकिया के बारे में बताया, तो उनके भी नाम आपको बताना चाहिए। ये जो नाम से जिसके बारे में बोल रहा हूँ, मतलब व्हाट आई मेंशन्ड इज अर्जेंटीना, देन यू हैव मालदीव्स एंड नाउ दिस इज स्लोवाकिया। तो ये जो इनकी जो प्रेसिडेंट है नो, तो उनके बारे में आपको बेसिकली पता होना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इन डिटेल इनके बारे में आपको समझाया है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो जो स्लोवाकिया है, ठीक है, तो वो इज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर फॉर द 4 टाइम, दैट इज रॉबर्ट फिसो इज द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। लेकिन अगर बात आती है स्लोवाकिया की, तो आपको पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। स्लोवाकिया का अगेन आई कैन से इफ यू लुक एट
हाँ, मैंने एक चीज याद बताना भूल गया मैं। हमेशा याद करो, जो भी आप प्रेसिडेंट करोगे या फिर जो भी प्राइम मिनिस्टर करोगे, जिस भी कंट्री का होगा, नया अगर नियुक्त हो रहा है, तो उसकी ना पार्टी जरूर कर देगा। जैसे यहाँ पे इज लेफ्टिस्ट लीडर, मतलब इज बिलोंग फ्रॉम लेफ्टिस्ट पार्टी, ठीक है। तो ये बस याद कर लेना क्यों इंपॉर्टेंट है ये। बहुत बार एग्जाम में होता है कि वो लोग जो प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ है ना, उसके नाम नहीं पूछेंगे, वो किस पार्टी से बिलोंग करता है उस पार्टी का नाम पूछ लेते हैं। ऐसा इससे पहली बार हुआ, ऐसा इससे पहले भी हो चुका है। दैट्स व्हाई व्हाट आई रिक्वेस्ट इज, तो जब भी आप पढ़ रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो, थोड़ा सा डिटेल में करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नाउ ही इज बिकम 4 टाइम बने हैं, ठीक है। आफ्टर प्लेजिंग हिज इलेक्शन कैंपेन टू एंड द मिलिट्री सपोर्ट फॉर यूक्रेन एंड क्रिटिसाइजिंग द सैंक्शन ऑन रशिया, ठीक है। जब भी ये बने हैं, तो जैसे मैंने कहा था, ये पार्ट ऑफ रशियन फेडरेशन है, तो वहां पे ना ऑब्वियसली होता है कि रशिया के रिगार्डिंग उसका हमेशा जो है सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, या फिर रशिया के ऊपर ही हमेशा ही ज्यादा उनको क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो उन्होंने क्लियरली ये बोला है, दे हैव टेकन प्लेज after election that they will end the campaign जहाँ पे सपोर्ट फॉर यूक्रेन है, they will criticize the जो रशिया के ऊपर सैंक्शन है उसके ऊपर क्या करेंगे, वो क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है। ठीक है। नाउ अब स्लोवाकिया, ऑफिशियली नोन एज स्लोवाक रिपब्लिक, ठीक है। इट्स वन ऑफ द लैंडलॉक्ड कंट्री एंड इट्स अ पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप। इफ यू लुक एट द कैपिटल, ये इनका कैपिटल है, ठीक है। दैट इज आई कैन से ब्रैटिस्लावा इज द कैपिटल। करेंसी है उनकी यूरो, ठीक है। प्रेसिडेंट अभी प्रेसिडेंट इनके, ठीक है, जुआना। अभी उनके प्राइम मिनिस्टर कौन बन चुके हैं आपके, रॉबर्ट फिसो विल बी द प्राइम मिनिस्टर। ये सारी बेसिक जानकारी है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कंट्री। आई होप आपको जानकारी याद रहेगी। हाँ, ये मैं जाता हूँ। प्लीज टेक अ 5 सेकेंड। आर रहमान जो कर आंसर। देखो पहले ना सवाल को समझो। हु हैज इनॉग्रेटेड हु हैज इनॉग्रेटेड द सेवेंथ एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस, इंडिया मोबाइल कांग्रेस एट भारत मंडपम, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली, ठीक है। जो भारत मंडपम है, ठीक है, प्रगति मैदान में, वहां पे, ठीक है, जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस का जो 7th एडिशन है, भारत मंडपम एट प्रगति मैदान में जो हुआ है, उसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा सोचो। बिफोर आई विल मूव हेड, या फिर इस चीज का आंसर बताने से पहले मैं चाहता हूँ ना आप पहले कुछ बात समझो। जो भारत मंडपम है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। भारत मंडपम इज इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कंसेप्ट, कौन से कंसेप्ट से इंस्पायर है, ये इंस्पायर है कंसेप्ट ऑफ, ठीक है, कौन सा, अनुभव मंडपम, ठीक है, अनुभव मंडपम, ठीक है, अनुभव, ठीक है, मंडपम, ठीक है। भारत मंडपम इज इंस्पायर फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ अनुभव मंडपम, ठीक है। अब अनुभव मंडपम का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से इंस्पायर है फिर, दिस कंसेप्ट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द अनुभव मंडपम का जो कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम व्हाट, दिस कंसेप्ट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द आपके वेरी फेमस लाइक फेमस संत बसवेश्वर महाराज, ठीक है। जो बसवेश्वर महाराज है, ठीक है, उनसे जो है पर्टिकुलर अनुभव मंडप का कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो ये याद करते हैं, बसवेश्वर महाराज फ्रॉम साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे। जो लिंगायत समाज है, ठीक है, लिंगायत जो समाज है आपका, ठीक है, लिंगायत समाज है, उनके जो स्पेसिफिकली ये क्या है आपके, उनके फाउंडर कहते हैं। तो उनका एक कंसेप्ट होता है अनुभव मंडपम, उससे इंस्पायर होकर हम भारत मंडपम का निर्माण हमने किया है, ठीक है। तो अभी हमारे G20 की मीटिंग भी हुई थी, ठीक है। तो वो मीटिंग में आपको पर्टिकुलरली भारत मंडपम के यहाँ पर भी होती हुई आपको पता होगा कि वहां पर ही हमने क्या क्या G20 का मीटिंग में हमने वहीं पे पर्टिकुलरली कर रखा है, ठीक है। नाउ अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच क्रूशियल थिंग जो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब रिमेंबर कि ये जो पर्टिकुलर मीटिंग है आपकी, जो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, इंडियन मोबाइल कांग्रेस की जो मीटिंग है, 7th एडिशन है उसका, उसको किसने इनॉग्रेट किया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी साहब जो साहब है, उन्होंने, हमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने पर्टिकुलर इसको ऑर्गेनाइज किया है, इनॉग्रेट किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर मीटिंग जो है वो कहाँ पे हेल्ड है, इट हैज बीन हेल्ड ऑन
27 अक्टूबर, ठीक है। एंड वहां पे एक पर्टिकुलर नारा भी लगाया था, दैट इज द फ्यूचर इज हेयर एंड नाउ, ठीक है। अब देखो, ये जो पर्टिकुलर थिंग है आपकी, ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलर आपको अलग अलग जो कहते हैं रिलायंस जियो स्पेस फाइबर है, जियो भारत डिवाइस है, ठीक है, बिकॉज ये जो आपकी जो आकांक्ष अंबानी है, ही हैज इंट्रोड्यूस दिस रिलायंस जियो ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव। व्हाई दिस थिंग हम क्यों कर रहे हैं मोबाइल कांग्रेस? बिकॉज भारत मंडप में क्या होगा कि दुनिया भर के भारत भर की कंपनियां आएंगी और उनके जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट उनको लॉन्च करने हैं, पर्टिकुलर इवेंट उनको करने हैं, वो वहां पे आके वो क्या करेंगे, फोकस करेंगे, नए नए लैब वहाँ पे इनिशिएटिव लेंगे, मीटिंग्स होंगी, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होगी, बड़े बड़े लोग आएंगे, मीटिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कोई उनका नया प्रोग्राम होगा उसको वो लॉन्च करेंगे, ताकि उसके लिए पर्टिकुलर ये आई कैन से स्पेस बनाया गया है, ठीक है, ताकि बड़ी बड़ी मीटिंग्स, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन वहां पे इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। नाउ जैसे अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर इवेंट में आपको देखना पड़ेगा कि 100 5G, ठीक है, यूज केस ऑफ लैब इनिशिएटिव भी इसमें लिया गया है। एशिया लार्जेस्ट टेलीकॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजिकल फोरम भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जिसको बोलते हैं आप इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023, ठीक है, जिनकी मीटिंग वहां पे शेड्यूल हुई है, ये एशिया का टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो आप समझो अगर ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है एशिया का, तो यहाँ पर जो है पूरे एशिया से लोग आएंगे। और जो भी अगर आप कोई ऐप लॉन्च करते हो, फॉर एग्जाम्पल 5G यूज केस इनिशिएटिव लॉन्च किया है, या फिर अंबानी साहब ने कोई लॉन्च किया है, तो उसको देखने के लिए दुनिया भर एशिया से लोग आएंगे और फिर वो वहां से पूरी दुनिया में फैलेगा, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दिस भारत मंडपम का आई कैन से दिस विल सपोर्ट, दिस विल प्रोवाइड ऑफर टू अवर स्टार्टअप, अपॉर्चुनिटी टू अवर स्टार्टअप टू हैव सम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड द सॉल्यूशन। जो भी इनोवेटिव प्रोडक्ट और सॉल्यूशन होंगे ये पर्टिकुलर वहां पे दिए जाएंगे। व्हाट इज द थीम बिहाइंड दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव? थीम क्या थी? द थीम इज आल्सो वेरी आई कैन से इंटरेस्टिंग एंड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या थीम थी? देखो, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। व्हाट इज द थीम बिहाइंड इट? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन इज द थीम, जिसके तहत ये पर्टिकुलर लॉन्च हुआ है, ठीक है। चलो दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए पेश है। अगेन थोड़ा सा सोचना, ठीक है। वेयर इज द नेशनल लेवल सारस लाइवलीहुड फेयर 2023 हैज बीन ऑर्गेनाइज? कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज है? सारस लाइवलीहुड, ठीक है। थोड़ा सोचो एंड देन मानते हो करेक्ट आंसर। सबसे पहली बात, जब भी आप ये फेयर के बारे में समझ रहे हो या फिर सुन रहे हो, जो नाम है ना सारस लाइवलीहुड फेयर, उसके रिगार्डिंग कुछ याद आ रहा है क्या, या फिर उसके डेमोटोलॉजी से कुछ आप लिंक बना पा रहे हो क्या? ठीक है ना। तो ये जो पर्टिकुलर फेयर है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? तो जस्ट रिमेंबर दिस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन गुरुग्राम। कहाँ पे ऑर्गेनाइज है ये? गुरुग्राम में क्या है, ये ऑर्गेनाइज है, ठीक है। और याद करना, मतलब फॉर यू आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, ये टोटल 17 डेज का फेयर होता है। टोटल कितने दिन चलता है? 17 दिन तक चलता है। और इसका जो स्टार्टिंग डेट है 26 अक्टूबर से ये पर्टिकुलर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो टोटल कितने दिन का चलता है? ये टोटल 17 दिन का चलता है। अब ये जो सारस मेला है, ठीक है, ये जो इनिशिएटिव हम यूज करते हैं वो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। और उसमें भी हमने क्या कर लेते हैं? नेशनल नेशनल रूरल, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दीनदयाल उपाध्याय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट द्वारा चला जाता है। प्लीज रिमेंबर, जो सारस इनिशिएटिव है, अभी जो सारस का जो मेला लगता है, कैन हैव दिस सारस मेला, आई कैन से यहाँ पर एक मेला लगता है, सारस मेला, जो फेयर है, फेयर ऑब्वियसली फेयर का मतलब मेला होता है, जो सारस मेला है, ठीक है। यहाँ पर एक तो 26 अक्टूबर से स्टार्ट है, यहाँ पर टोटल 17 दिन का ये चलता है। ये किसके अंतर्गत किया जा रहा है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत किया जा रहा है। और इसको करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट। कौन सा मिनिस्ट्री यहाँ पर? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट जो है ये पर्टिकुलर फेस्टिवल को चला रहा है, ठीक है। नाउ आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, आराम से आपकी नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है, ताकि आप ना हर एक चीज को बारीकाई से समझो। और अगर एग्जाम में कहीं से पूछ लेते हैं
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली मेन फोकस क्या होगा, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द यंग यूथ, ठीक है। यहाँ पर आप, इसलिए मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली बोल के रखा है, ठीक है। देखो टोटल 800 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की फीमेल्स है फ्रॉम 28 डिफरेंट स्टेट, दे हैव डिस्प्लेड देयर प्रोडक्ट एंड देयर हैंडक्राफ्ट्स, देयर हैंडलूम्स, देयर फूड्स, ठीक है, फ्रॉम रूरल एरियाज अक्रॉस द कंट्री एट दिस पर्टिकुलर फेयर। टोटल 17 दिनों में क्या होने वाला है, टोटल आप सुनो 800 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं फ्रॉम 28 डिफरेंट स्टेट, वो आके उनके प्रोडक्ट्स बेचेंगे, वो आके वहां पे प्रोडक्ट वहां पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, तो उससे ऑब्वियसली उनका सेल बढ़ेगा, मोटिव बढ़ेगा, इनकम जनरेट होगा, ठीक है। इनकम जनरेट होगा तो क्या कर पाएंगे, खुद को बहुत ज्यादा इनकम, मतलब पैसे अर्न कर पाएंगे। तो वो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी उनके लिए, आगे से आके वो दोनों चीजें उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी और डेवलपमेंट के लिए अच्छी सी हेल्प बन जाएगी, ठीक है। दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पर और एक है, who has been elected as who has been elected as the speaker of the house of representative, ठीक है। स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव किनको नियुक्त किया गया है। अब पहली बार ना बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये पहली बार सुना होगा, ठीक है, कि ये है क्या, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव क्या है, ठीक है, एक स्पीकर ऑफ द हाउस क्या है। तो स्पीकर ऑफ द हाउस जैसे आई कैन से जो हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमारे पे लोकसभा है, राज्यसभा है, तो लोकसभा है, वहाँ पे वी हैव अ स्पीकर, ठीक है। तो अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है स्पीकर ऑफ द हाउस की, ठीक है। तो यू हैव टू टेल मी कि इनमें से किसका वो अपॉइंटमेंट है, ठीक है। तो रिमेंबर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज माइक जॉनसन, ये बने हैं 56 स्पीकर ऑफ द हाउस। और कहाँ पे, ठीक है, दिस इलेक्शन जो है आपके जो रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी उनसे ये पर्टिकुलर क्या है आपके इंस्पायर है। अब ये जो है ये इनको बोला जाता है देयर इज स्टॉन्च अलाई ऑफ अ फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जो हमारे अभी से मैंने बोला कि हमारे पर लोकसभा है, लोकसभा में हमारे स्पीकर होते हैं, वैसे आप यूएस में जाओगे तो वहां पर भी सेम ही टेंशन होती है। तो वहां पे दो ही पार्टी आपके, एक लिबरल पार्टी है एंड यू हैव अ रिपब्लिकन पार्टी। जो रिपब्लिकन पार्टी है तो उनके जो पर्टिकुलर है माइक जॉनसन, ठीक है, उनको नियुक्त किया गया है एज स्पीकर ऑफ द हाउस। वैसे बोल रहे थे बहुत ही ज्यादा एक स्टॉन्च अलाई है, ठीक है, इसके डोनाल्ड ट्रम्प के, ठीक है। और जो केविन है उनको अभी हटाया गया है। और ये कहाँ चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है, ये सारा यूएस में, ऑब्वियसली आपको आइडिया हो, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ठीक है। दिस इज एक नेशनल पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क है, ठीक है, बेनरगढ़ नेशनल पार्क। ये कहाँ पे लाइक करता है, कौन से स्टेट्स में ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क क्या कर रहा है, लाइक कर रहा है। अगेन आपको टेक अ फ्यू सेकंड, थोड़ा सोचो एंड देन मार्क योर आंसर। जैसे मैंने इससे पहले बोला है, आपको जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क होते हैं, जो भी इंटरनेशनल, जो भी नए अभी बनते हैं, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, इसको भी आपको याद ही करना है। भारत में ना टोटल 55 टाइगर रिजर्व है। कितने रिजर्व टोटल, 55 टाइगर रिजर्व है। अब वो 55 टाइगर रिजर्व है ना, उसमें सबसे अभी 55th वाला जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे लेटेस्ट है। वो कहाँ पे बनाया गया है, मध्य प्रदेश में बनाया गया है एट वेरी फर्स्ट। अब जो मध्य प्रदेश में बनाया गया है उसका नाम क्या है फिर, तो उसका नाम आपको मैंने इससे पहले बताया था, हिंट, ठीक है, उसका नाम क्या है, वीरंगना, ठीक है, वीरांगना टाइगर रिजर्व, ठीक है, इसको भी याद करना, वीरांगना टाइगर रिजर्व। तो वीरांगना, ठीक है, टाइगर रिजर्व फ्रॉम मध्य प्रदेश, ठीक है, दैट इज द 55th आपका क्या है, वो टाइगर रिजर्व है। तो ये लेटेस्ट में आपको सपोज हो गया। सिमिलरली आपको इस तरीके से अगर कोई बोलते हैं कि ये जो नेशनल पार्क है, ठीक है, वो पर्टिकुलर स्टेट में है एंड वाई, आपको ये बताना है कि ये क्यों न्यूज में है। चलो न्यूज भी पता नहीं होगी तो भी चल जाएगा। देखो अब जैसे कि क्या होता है ना, बहुत बार जो नेशनल पार्क है वहां पे इंक्रोचमेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, नेशनल पार्क को इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, नेशनल पार्क को कम कर लेते हैं। और कम करने से क्या होता है, फिर नेशनल पार्क न्यूज में आ जाता है। एंड once that national park come into the news, you have to tell me, मतलब you have to, वो न्यूज में आ गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाता है बीच में। सेम हैपन विद दिस पर्टिकुलर नेशनल पार्क, ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क जो आपको कर्नाटक में मिल जाएगा। What happened with this national park, as I still mentioning now, the central supreme court है हमारा, उन्होंने बोला है
कि इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क्स में क्या हो रहा है, इशू ऑफ इंक्रोचमेंट ऑफ योर इको सेंसिटिव जोन, दिस इज नो वन इज अलाउड टू मूव इन दिस पर्टिकुलर एरियाज। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप जाओ, ठीक है, जो कमेटी बिठाई गई है आप जाके वहां पे इंक्वायरी करो एंड यू हैव टू चेक, एंड दैट्स व्हाई दिस नेशनल पार्क न्यूज में अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है। अब इससे पहले भी नेशनल पार्क आपको एग्जाम में पूछे गए हैं कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे बिलोंग करता है, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट दिस। इसका लोकेशन देखो क्या है, इस पर्टिकुलर लोकेशन जो कर्नाटका से बिलोंग करता है, ठीक है। इसका फाउंडेशन है 1971 का इसका फाउंडेशन है, ठीक है। एंड दिस पार्क वाज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क इन द 1974, 1974 को इसको नेशनल पार्क का स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। एंड रिमेंबर इट इज द फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क इन इंडिया टू हैव अ फेंस एंड फॉरेस्टेड एलिफेंट सेंचुरी। पहला बायोलॉजिकल नेशनल बायोलॉजिकल पार्क है भारत का जहां पर हमने फेंस एंड फॉरेस्टेड किया है एलिफेंट सेंचुरीज को, ठीक है। In 2006, India's first butterfly enclosure was inaugurated at the park. ये भी आपको याद रखना है। तो ये पार्क अगर न्यूज में है तो उस पार्क के रिगार्डिंग जो भी चीजें चल रही है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगेन सेम थिंग है, ठीक है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बातचीत चल रही है। इसका आपको बताना है मुझे कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हैकथॉन, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करेगी। आई विल से टेक अ 5 सेकंड एंड मार्क, लॉजिक लगाओ एंड मार्क करो। यस, थोड़ा सोचो। आपको लॉजिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है इवन इन जीए, बिकॉज एग्जाम में ऐसा होने वाला है, मतलब एग्जाम में ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे सवाल जो आपने किए हैं सारे सवाल आपको आते हैं। वहां पे बैठ के आपको लॉजिक चलाने होंगे, वहां पे बैठ के आपको थोड़ा सा सोचना होगा। ये तो क्या है, यहाँ पे लिखा गया है द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे आपने ये पढ़ा कि इस ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च, ठीक है, विल कंडक्ट 5G हैकाथॉन, ठीक है, दैट इज विमर्श 2023। क्यों? बिकॉज दे वांट टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो आपको बताना है कि जो तो हैकाथॉन्स है इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द विच मिनिस्ट्री। Once you read it, it is a challenges for the law enforcement agency like a police force. Law enforcement agency को नाम है like a police force है, ठीक है। तो पूरे अगर पुलिस फोर्स के बारे में हम बात करें सबसे पहले इसको हटा दो, फाइनेंस मिनिस्ट्री बिल्कुल नहीं आएगी, एजुकेशन मिनिस्ट्री का सवाल ही नहीं आता है, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के बारे में कुछ तो बातचीत चल रही है। नाउ यू हैव टू ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड डिफेंस, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है यू हैव टू अवेयर वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ही काम करेगा, obvious, ठीक है। So what should be your correct answer? Your correct answer should be option number A. Even if you have a no idea or if you have a very less idea, then also you are in a position कि you can mark the correct answer. अगर वो कुछ भी आइडिया नहीं है या फिर पहली बार भी आपने इस सवाल को पढ़ रखा है, लेकिन अगर आप बस लॉजिकल रीजनिंग इस्तेमाल करोगे तब भी आप इसके सही आंसर पकड़ लोगे, ठीक है। अब बात है पर्टिकुलर सवाल के ऊपर कि ये है क्या, ठीक है। यहाँ पे क्या है इस पर्टिकुलर समिट में, this particular summit, the summit is there which have between 1st of November and the 9th of December this year. यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर समिट है जो भी चैलेंजेस है, जो भी एड्रेसेस है, चैलेंजेस है, जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी चैलेंज फेस करती है उसको एड्रेस करने का काम यहाँ पे होने वाला है। और ये किसने ऑर्गेनाइज किया गया है, दिस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय होम मिनिस्ट्री, इसको ऑर्गेनाइज करके ऑब्वियस है, लेकिन होम मिनिस्ट्री के साथ आपकी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम भी आपके साथ यहाँ पर ज्वाइन करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, जो 9 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं हैव बीन फॉर्मुलेटेड टू बी कंडक्टेड विद द स्टूडेंट्स एंड स्टार्टअप्स, ठीक है। यस, दैट्स यू नीड टू बी हैव इन योर माइंड। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ है, ठीक है, ऑफ नेशनल गेम्स एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन गोवा, ठीक है। तो ये जो नेशनल गेम्स है जिसका इनॉग्रेशन हुआ है गोवा के स्टेडियम में, तो आपको बोलना है कि कौन सी नेशनल गेम्स है, मतलब उसका एडिशन कौन सा है, एंड एडिशन नीड टू बी टेल। देखो मैंने ना आपको एक इवेंट करवाया है स्पोर्ट्स का, उस स्पोर्ट्स के लेक्चर मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे गेम्स इंपॉर्टेंट जो भी चल रहे हैं उनको मैंने आपको करवाया है,
यहाँ पर मैं चाहता हूँ स्पेसिफिकली थोड़ा सा इंडिया के अंदर भी आके सारी चीजों को आप लोग पढ़ो। देखो ये पर्टिकुलर एडिशन है, 37 एडिशन है। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होगा, तो इवन आपको पता नहीं है तो नो वरीज, आपके नोट्स बन रहे हैं। आप समझो, जो मैंने इससे पहले आपको अलग अलग पेज बनाने के मैंने बोला है, जो अपॉइंटमेंट होते हैं उसके लिए अलग पेज बनाने का मैंने बोला है, और जो स्पोर्ट्स न्यूज होते हैं उसके बारे में मैंने बोला है कि आपको उसके लिए भी अलग से एक पेजेस बनाने हैं, जहां पर आप केवल स्पोर्ट्स की न्यूज ही लिखोगे। तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में अगर आप देखोगे तो लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स के इवेंट के बारे में आपको बताया है। तब उसी नोट में, उसी पेज के आगे आपको अभी ये भी ऐड करके लेना है, ठीक है, कि उसका हेडिंग भी आपको देना पड़ेगा। कौन सा क्या हेडिंग दोगे आप? 37th नेशनल गेम्स। उसका हेडिंग क्या होना चाहिए? 37th नेशनल गेम्स। अब इस गेम्स का इनॉग्रेशन किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इनॉग्रेशन है। कहाँ पे हो रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन गोवा में इसको हो रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो यही है। नाउ दूसरी बात क्या है, यहाँ पर आपको पता होगा कि वी हैव अ वेरी फेमस प्रोग्राम, दैट्स खेलो इंडिया प्रोग्राम, प्लस वी हैव अ टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? गवर्नमेंट इज वांटेड, व्हाट गवर्नमेंट वी वांटेड, गवर्नमेंट वांटेड टू क्रिएट अ न्यू इकोसिस्टम टू सपोर्ट द प्लेयर्स इन द कंट्री। देखो हमें ना ओलंपिक्स मिले 2028 का, जो ओलंपिक्स है जो लॉस एंजल्स में होने वाला है, उसके लिए भी वांट वेरी मतलब क्या ऐसे कहते हैं, वेरी कॉम्प्रहेंसिव एंड वेरी गुड टीम, जो कि भारत के लिए बहुत ज्यादा मेडल्स लेके आएगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आराम से हो जाएगा ये। अब इसके लिए क्या चाहिए? आपको प्री तैयारी चाहिए। तो ये जो प्री तैयारी है, ठीक है, तो ये नेशनल गेम खिलवाना या फिर सारी चीजें करवाना, इज नथिंग बट प्री तैयारी। जो नेशनल गेम्स है इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट देखो, नेशनल गेम्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। एंड प्राइम मिनिस्टर आल्सो अप्रिशिएट द प्रिपरेशन ऑफ दिस नेशनल गेम्स डन बाय द गोवा गवर्नमेंट। और इसका ये याद करना, ऑफिशियल मैस्कट भी है इसका, दैट ऑफिशियल मैस्कट ऑफ नेशनल गेम मोगा, ठीक है। तो मोगा इज दैट कैसे मैस्कट जो आप यहाँ पे चलाते हैं। नाउ नेक्स्ट, अगेन सेम थिंग है, डिपार्टमेंट बताना है, आप ऑब्जेक्ट बताना है, थीम बताना है, थोड़ा सोच एंड मार्क करो। अगर आपने अच्छे से लेक्चर किए हैं तो इसके पहले लेक्चर में ही मैंने इस चीज के बारे में बोला, मैंने आपको इससे पहले बोल रखा है कि कुछ सवाल हमने जानबूझ के डाल रखे हैं जो भी हमने प्रीवियसली कर रखे हैं, बिकॉज व्हाट आई वांट, मेरा बहुत ज्यादा फोकस होता है रिवीजन के ऊपर, बिकॉज अनलेस अंटिल यू रिवाइज इट, अनलेस अंटिल आप वो चीज को 2 बार 3 बार नहीं पढ़ोगे, तब तक आप उसको बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सवाल मैंने करवाया है, तो मुझे बस आपका आंसर बता दो, आई विल नीड टू मूव हेड। What is the theme of this particular event? आदि महोत्सव इवेंट जो अहमदाबाद में हुआ है, थीम क्या उसका? रेनबो। थीम है सेलिब्रेशन ऑफ ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप, क्राफ्ट, कल्चर एंड कॉमर्स। दिस इज द पर्टिकुलर थीम। लास्ट लेक्चर में मैंने इसके बारे में आपको करवाया है, आपको पता होना चाहिए। सबसे वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि आदि महोत्सव, सिंपल ये भी पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, कि जो आदि महोत्सव है वो कहाँ पे हुआ है? इस आदि महोत्सव हैपन इन अहमदाबाद। पहली बात तो ये कि आदि महोत्सव कहाँ पे हुआ आपका? अहमदाबाद में ये आदि महोत्सव हुआ है। ये क्या होता है? दिस 10 days मेगा इवेंट, 10 दिन का मेगा इवेंट है, ठीक है, जो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? जो ट्राइफेड है उनके द्वारा, जो भी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन है, जो यूनियन मिनिस्ट्री ट्राइबल अफेयर्स की, उनके द्वारा ये जो ट्राइफेड है वो ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। 10 days मेगा इवेंट होता है आदि महोत्सव, ठीक है। यस, तो ये याद कर देगा, अहमदाबाद में है। नाउ उसकी थीम क्या है? ठीक है, थीम ऑफ फेस्टिवल क्या है? इट इज सेलिब्रेशन ऑफ ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप, क्राफ्ट्स, कल्चर एंड कॉमर्स। दिस इज अ थीम जो मैंने अभी बोली आपको, उसके लिए याद कर लिखना है। एंड रिमेंबर, मोर देन 200 ट्राइबल आर्टिसंस एंड आर्टिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री हैव पार्टिसिपेटिंग इन दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल। 200 से भी ज्यादा जो ट्राइबल आर्टिस्टियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर, ठीक है। एंड दैट, इसलिए आपको ये पर्टिकुलर इवेंट जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए है, ठीक है। अगेन थोड़ा सा सोच लो, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है हमारी IRDA है, ठीक है, उन्होंने 12 नंबर कमेटी बिठाई है, ठीक है, फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी वर्डिंग्स। हु विल चेयर दिस कमेटी? अब इसका चेयरमैन कौन है कमेटी का? अगेन चेयरमैन होगा CEO MD होगा, आपको उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जो भी खास करके न्यूज में देखो, IRDA तो एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट बॉडी है IRDA के, वैसे भी वो पूछते रहता है IRD के बारे में। IRD का एक सवाल बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, जो
एग्जाम में ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेंडिंग में था, तो पूछे भी गया था वो, कि IRDA ने बोला है कि हम ना क्या करेंगे, इंश्योरेंस टू ऑल, उनका एक टारगेट है। क्या टारगेट उनका? इंश्योरेंस टू ऑल, ये टारगेट है। तो वो कौन से साल तक उन्होंने बोला है इंश्योरेंस टू ऑल, कब तक, कौन से साल तक इंश्योरेंस टू ऑल होगा, या फिर सभी भारत सभी लोगों को टारगेट क्या रखा है? तो उन्होंने बोला है कि 2047 तक उन्होंने खुद को टारगेट दे रखा है कि हम 2047 को क्या करेंगे, भारत के जो सारे लोग हैं इंश्योरेंस टू ऑल सबको प्रोवाइड करेंगे। कब तक? 2047 तक तो ये हम कर ही लेंगे। अब उसमें इसलिए वो न्यूज में था, सवाल बहुत ज्यादा उसके पूछे गए इससे पहले भी, इसलिए IRDA वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, आपको उसको सारा करना पड़ेगा। तो अभी IRDA के क्या हुए ना, 12 मेंबर कमेटी है, उनका काम ही क्या है, दे वांट टू सिंप्लीफाई द इंश्योरेंस पॉलिसी वर्डिंग। जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके वर्डिंग को सिंप्लीफाई करना है, दे वांट टू सिंप्लीफाई दिस वर्डिंग ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी वर्डिंग। ओके, तो आपको बस बोलना है कि वी विल चेयर दिस कमेटी। इस कमेटी को फिर कौन चेयर करेगा? जो इंश्योरेंस पॉलिसी वर्डिंग है इसको चेयर कौन करने वाला है? दिस हैज बीन चेयर बाय, रिमेंबर व्हाट इज योर ऑप्शन? योर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एल विश्वनाथन। ठीक है, जो एल विश्वनाथन है वो इस पर्टिकुलर कमेटी को क्या करेंगे, चेयर कर लेंगे। कौन चेयर करेगा इसका? एल विश्वनाथन जो है वो इस पर्टिकुलर कमेटी को क्या कर लेंगे, चेयर कर लेंगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के लिए सेट करके दिया है। जो भी इंश्योरेंस वर्डिंग होती है, बहुत बार ऐसे वर्डिंग होती है तो कॉमन पीपल को समझ में नहीं आता कि आप क्या बोलना चाहते हैं। तो ऐसे वर्डिंग को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, थोड़ा सा पॉलिसी होल्डर जो भी होते हैं, पॉलिसी होल्डर समझ पाए, ठीक है, कि ये जो भी वर्ड इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर ये लोग, उस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो जो बेसिकली क्या है ना, जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, उस कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को क्या करना है, उनको सिंप्लीफाई करना है। व्हाट दे हैव बीन मीन टू इट, जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज उसको सिंप्लीफाई करके समझाना है। ठीक है, तो आपको बस बताना है कि उस कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए वो कमेटी एस्टैब्लिश है जिसके जो हेड है, प्रमुख है आपके, कौन है? एल विश्वनाथन, उसके क्या है, प्रमुख है। ठीक है, एंड यस, ये चीजें आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, यस, और मैंने ये बोला कि IRDA का एक गोल है, दैट इज इंश्योरेंस फॉर ऑल। ठीक है, वो कब तक उनको अचीव करना है? 2047 तक उसको क्या करना है, उसको अचीव करना है। नेक्स्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 रिसेंटली इन a news is published, it is published by which of the organization? तो जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 रिपोर्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पब्लिश किया जाता है? यू हैव ऑप्शन, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, थोड़ा सोचो एंड देन मार्क। अगेन लॉजिकल थिंकिंग है, अगेन लॉजिकल थिंकिंग है। आई विल गिव सम टाइम टू यू, सोचो एंड देन मार्क करना। यस, आई होप आप लोगों को थोड़ा तो लॉजिकली आप सोच रहे हो, या फिर थोड़ा तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें आ रही होंगी। ठीक है, जो एनर्जी आउटलुक रिगार्डिंग है उसके रिगार्डिंग, तो ये जो एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट है, ठीक है, तो समझो ये एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट इट हैज बीन लॉन्च बाय द, देखो एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट है, एटॉमिक एनर्जी तो नहीं करेगा बिकॉज बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, ये तो नहीं करेगा। ठीक है, बिकॉज अगर एटॉमिक रिगार्डिंग का ही कोई रिपोर्ट होता, मतलब उनका उनका ही रिपोर्ट होगा, तो एटॉमिक एनर्जी का नाम कुछ अलग हो जाता। रिन्यूएबल एनर्जी भी क्या होता है, स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, एंड पेट्रोलियम तो मतलब वो तो चलो वो तो अलग ही फिर डायरेक्शन चला जाता है। तो इफ यू लुक एट दिस, नथिंग बट लॉन्च बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इस तरीके से याद रखो, यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। तो अगर रिन्यूएबल, बस रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी बनाती तो वो बस रिन्यूएबल कुछ तो यहाँ पे ऐड कर देती है, तो वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। एटॉमिक एनर्जी बनाती तो कुछ ऐड करती, वर्ल्ड एटॉमिक एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, ऐसा कुछ बना देती, लेकिन वैसे है नहीं है। तो दैट्स व्हाई दिस इज जस्ट एनर्जी, मतलब यहाँ पे बस एनर्जी कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। दैट्स व्हाई दिस कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, दिस कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का इसका क्या है, पब्लिशमेंट है। ये ये भी आपको याद करके रखना है। ठीक है, अब उन्होंने एक पर्टिकुलर बोला है, ठीक है, व्हाट दे हैव मेंशन, दे बोला है कि इंडिया जो है, हमारा प्यारा भारत जो है, हमारा प्यारा भारत विल सी द लार्जेस्ट एनर्जी डिमांड ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री, एनी रीजन इन द वर्ल्ड एवर इन द नेक्स्ट 3 decades। और नहीं, ये कहीं तो मुझे लगता है कि रिलेवेंट भी है और सही भी है। तो जिस तरीके आप देखो कि हमारा प्यारा भारत ना ग्रोथ कर रहा है, जब हम ग्रोथ कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रहे हैं,
तो ये सारी चीजें जब ग्रोथ की ओर जा रही है, डेवलपमेंट की ओर जा रही है, तो उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, ग्रोथ के साथ क्या 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 हो जाएगा कि हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी तो बढ़ेगी, ठीक है। अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो हम ऐसे ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 3 डिकेड्स तक हमारी एनर्जी की जो डिमांड की ग्रोथ है बहुत ज्यादा होगी, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंड अगेन दिस इज वेरी ट्रू, आई बिलीव इट, ठीक है। बस हम ये चाहते हैं कि जो एनर्जी जो आएगी वो सब एनर्जी अगर रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट होती है तो इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसानकारक क्या होगी, नहीं होगी, ठीक है, अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है तो, ठीक है। अब रिमेंबर यहाँ पर एक ना उन्होंने स्टेटमेंट दे रखा है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में, जो पावर कंजम्पशन है भारत का, पावर कंजम्पशन ऑफ इंडिया, दैट पावर कंजम्पशन विल एक्सीड, हमको पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगा, एक्सीड किसको, द होल अफ्रीका, पूरे अफ्रीका को हम क्या कर देंगे, एक्सीड कर देंगे, किसके मामले में, पावर कंजम्पशन के मामले में, ठीक है। दिस हैज बीन मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट इटसेल्फ एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। नाउ अगर और ऑब्वियसली अगर एनर्जी कंजम्पशन बढ़ने वाला है तो बाकी सारी चीजें भी क्या हो जाएंगी, बढ़ी जाएगी, ठीक है। यस, फॉर एग्जांपल एसी के बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन रखा है कि एसी का जो रेसिडेंशियल ओनरशिप है, ठीक है, दैट विल बी 9 फोल्ड इंक्रीज दिखा जाएगा 2050 तक के उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें होने वाली है, हम बस यही चाहते हैं कि ये सारी चीजें हो, एनर्जी तो हमें लगने वाली है नो डाउट, लेकिन ये एनर्जी जो हमें लगेगी वो एनर्जी मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारी इन अ फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का लगता है, तो दैट इज मोर बेटर फॉर द वर्ल्ड एज वेल, ठीक है। इसलिए आई विल सजेस्ट यू, जो भी लोग स्टॉक मार्केटिंग में हैं दे कैन थोड़ा सा सोच सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर्स के बारे में, ठीक है, इन ऑर्डर टू इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी का फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल has been constructed. Vertical wind tunnel has been constructed. This has been constructed in a which state? कौन से राज्य में ये कंस्ट्रक्टेड हुआ है? बहुत रिसेंट न्यूज है, थोड़ा बहुत तो आपने थोड़ा सा पढ़ा ही होगा, if I am not wrong. Remember, एक ना जो स्पेशल ट्रेनिंग फोर्स है, एक याद करो, वी हैव वन वेरी स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल है, कहाँ पे लोकेटेड स्पेशल ट्रेनिंग फोर्स आपका, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। स्पेशल फोर्स, आई कैन से जो स्पेशल फोर्स है आपका, स्पेशल फोर्स इनका ट्रेनिंग स्कूल है, स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। तो वहां पे क्या है ना, वहां पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए दे हैव वन वेरी स्पेशल वर्टिकल विंड टनल, ठीक है। और वो स्पेशल वर्टिकल टनल भी कहाँ पे उन्होंने बनाया, इसी पर्टिकुलर एरिया के आसपास जहां पर पर्टिकुलर लोकेशन है, and that's why it's very important for us, ठीक है। इंडियन आर्मी ने, as I said, इंडियन आर्मी हैज इनॉग्रेटेड दिस, ठीक है, वर्टिकल विंड टनल, और ये कहाँ पे इनॉग्रेटेड है, जो हमारा स्कूल है, कहाँ पर, स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल है जो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है, उसी के एरिया आपको ये पर्टिकुलर आपका टनल भी मिल जाएगा। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एम क्या है, हमने बनाया क्यों है, इसका बनाया इसलिए है ताकि इट हैज टू एनहांस एंड इंप्रूव द कॉम्बैट फ्री फॉल स्किल ऑफ आर्म फोर्स पर्सनल, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, वहां पे वर्टिकल विंड टनल में, इससे क्या हो जाएगा, तो जो भी हमारे आर्मीज हैं इनको एक स्पेशल क्या हो जाएगा, एडवांसमेंट मिल जाएगा, स्पेशल डेवलपमेंट हो जाएगा अलग अलग स्कीम में, अलग अलग चीजों के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल, स्टेटमेंट पर सवाल है, उड़ान स्कीम के रिगार्डिंग है, ठीक है। मैं चाहता हूँ टेक अ 5 सेकंड, थोड़ा सा 10 सेकंड ले लो, लेकिन थोड़ा सा सोच के मार करो। चलो लेट मी बिगिन, आपको आपने थोड़ा सा बहुत उसके बारे में भी सोच लिया होगा, ठीक है। नाउ पहली बात ना, जब आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे, सबसे पहले आपको दिखेगा उड़ान। उड़ान का फुल फॉर्म क्या है, पहले वो बताओ, उड़ान का फुल फॉर्म क्या है, उड़े देश का आम नागरिक, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ उड़ान, उड़ान का फुल फॉर्म ही है उड़े देश का आम नागरिक, दैट इज उड़ान। ये स्कीम क्या है, ये स्कीम इज नथिंग बट अ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, is one of the regional connectivity scheme, that is उड़ान स्कीम। अब ये क्या है, देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दिस स्कीम एम्स टू इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी इन इंडिया
स्पेशली द रिमोट एंड अनसर्व्ड रीजन, ठीक है, अंडरसर्व्ड रीजन। जो अंडरसर्व्ड रीजन है, जो रिमोट लोकेशन है, वहां पे कनेक्टिविटी क्या करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी है। सही है, बहुत सही है, बहुत ज्यादा सही है ना। इसलिए ये तो सही है, नाम से ही पता चल रहा है कि रीजनल कनेक्टेड स्कीम है। रीजनल कनेक्टेड स्कीम है तो ऑब्वियसली रिमोट एरिया होगा वहां पे तो जाएगी जाएगी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो लॉजिकली सही है, बिकॉज नाम भी वही है, स्टेटमेंट भी वही बोल रहा है, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दूसरी बात, इट्स अ कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियन नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016। देखो, जैसे मैंने बोला कि उड़ान का फुल फॉर्म क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। अब आम नागरिक कैसे उड़ेगा, तो ऑब्वियसली वी रिक्वायर टू बिल्ड अ हेलीकॉप्टर, वी रिक्वायर टू बिल्ड अ फ्लाइट्स फॉर दिस उड़ान स्कीम। तो अगर फ्लाइट की रिगार्डिंग बातचीत चल रही है, एरोप्लेन की रिगार्डिंग बातचीत चल रही है, तो वहां पे कौन सी मिनिस्ट्री आएगी, आपकी कौन सी पॉलिसी आएगी, तो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन आएगा। तो ऑब्वियसली उड़ान स्कीम को चलाने वाला कौन होगा, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन चलाएगा। तो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन का पॉलिसी कौन सा होगा, फिर नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी किसका होगा, उन्हीं का तो होगा, ठीक है। पॉलिसी किसका होगा, उन्हीं का तो पॉलिसी हो जाएगा, ठीक है। नाउ दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो वेरी मच ट्रूथ लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप हाँ, सबसे पहले ये भी पढ़ लेना कि आपको क्या ढूंढना है। यू नीड टू फाइंड आउट हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर द गिवन अबव इज द करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं, तो दो स्टेटमेंट तो हमने करेक्ट किए। सर स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उड़ान 5.1 is designed specifically for the helicopter routes by increasing the scope of operation for helicopter operators. सवाल तो सही लग रहा है, मतलब जो ऑप्शन है वो तो सही लग रहा है, लेकिन अगेन ऐसा हो सकता है एग्जाम में यू आर नॉट श्योर। देखो कोई दो स्टेटमेंट तो सही है, तो ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन भी हट गया। नाउ यू आइदर यू बी, मतलब थर्ड में सही हो सकता है, थर्ड में गलत भी हो सकता है, यू हैव नो आइडिया, ठीक है। अब कुछ आइडिया नहीं है थर्ड स्टेटमेंट के बारे में, इट माइट बी करेक्ट, माइट बी रॉन्ग। बट इन केस में, इन केस ऑफ जब एग्जाम में आप सीट कर रहे हो, तो वहां पे मुझे पर्सनली लगता है यू नीड टू टेक अ केस, यू नीड टू मार्क, यू हैव टू टेक अ रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे which statements are correct, remember all of these three statement जो वहां पे मेंशन है, above statement मेंशन है, all these statement are correct। तीनों के तीनों स्टेटमेंट के आपके सही के सही है। यस इट्स ट्रू, जो उड़ान 5.1 है वो स्पेसिफिकली हेलीकॉप्टर रूट के लिए बनाया गया है, ताकि जो हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स है उनको थोड़ा सा उसको क्या है, स्कोप ऑफ ऑपरेशन क्या हो, बढ़ सके, ठीक है। और ये जो स्कीम है जिसके बारे में बोला है, जो मैंने सारे स्टेटमेंट अभी आपके यहाँ पे बताए हैं, ऑल आर ट्रू। जैसे मैंने बोला था, इट्स पार्ट ऑफ मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, और उसका 10 ईयर का विजन है, ठीक है। फर्स्ट जो आपका उड़ान की फ्लाइट है, दैट वाज इनॉग्रेटेड by our honorable PM on 2017 between शिमला एंड दिल्ली, ठीक है। ये भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की तरफ से आपको याद रखना है, ठीक है। एंड स्कीम है व्हिच फोकस ऑन बहुत सारी चीजें 5.1 मैंने बोला था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यस, ये थोड़ा सा सोचो, अगेन आई विल गिव द 5 सेकंड 10 सेकंड, सोचो, बड़ा है इसलिए स्किप मत कर लेना। आपको देखो, पहले तो ये देखो आपको क्या ढूंढना है, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर गिवन अबव इज द करेक्ट, सही स्टेटमेंट ढूंढनी है। और ये किसका स्टेटमेंट है, किसी फ्रेमवर्क का स्टेटमेंट बोल रहा है। कौन सा फ्रेमवर्क है, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क। इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क की बातचीत चल रही है, और आपको स्टेटमेंट पढ़नी है। प्लीज रीड द ऑल द स्टेटमेंट एंड मार्क योर करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग जो है स्टेटमेंट आराम से पढ़ रहे हो। जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ते हो, ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट का क्रक्स है उसको पढ़ना आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, पहले स्टेटमेंट बोला गया है कि ESG जो है, मतलब इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे एक वर्ड आया है इन्वेस्टमेंट, दिस इज वन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज which guarantee, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, दिस प्रोवाइड गारंटी हायर फाइनेंशियल रिटर्न्स, ज्यादा से ज्यादा, हायर मतलब बहुत बड़े फाइनेंशियल रिटर्न्स कंपेयर टू ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट अप्रोच। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है जो आपको हायर रिटर्न्स देगा, हायर फाइनेंशियल रिटर्न्स देगा, ठीक है, एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो थोड़ा सा यहाँ पे रुक के थोड़ा सा समझ लेना।
कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिटर्न शायद देगी आपको, यस दे डू गिव द रिटर्न, नए अप्रोच है, नई चीजें है, दे डू गिव द रिटर्न, मतलब ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट अप्रोच से वो आपको ज्यादा रिटर्न देगी, बट दैट रिटर्न्स जो आप बोल रहे हो यहाँ पे बोल रहे हैं हाइयर रिटर्न्स होंगे, बहुत ज्यादा हाइयर फाइनेंशियल रिटर्न्स होंगे, और वो भी विद गारंटी. Once you use the word guarantee itself, the statement make a false, because when it comes to investment there is no any guarantee in investments. You have no idea कि investment यहाँ पे ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा, तो ये पहला थोड़ा सा लॉजिकल भी सोचोगे तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, because you have no idea कि whether this statement is guaranteed or not. अब सेकंड थोड़ा सा आगे बढ़ो, इफ यू लुक एट द थर्ड स्टेटमेंट, थोड़ा थर्ड स्टेटमेंट के ऊपर पढ़ो, वहां पे क्या लिखा है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, दिस इन्वेस्टिंग only applies to public equity investment and not other asset classes such as the private equity, fixed income और real estate. यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, ये केवल पब्लिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अप्लाई करेगा. पब्लिक मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट एंटिटी. तो अगर गवर्नमेंट एंटिटी के ऊपर इन्वेस्ट करना है बस, तो हाई रिटर्न की बातें छोड़ दो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी हायर रिटर्न. अगर आप पब्लिक इक्विटी के ऊपर फोकस कर रहे हो, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या बोल जा रहा है, पहले में क्या बोल जा रहा है कि यहाँ पर आपको जो हायर रिटर्न मिलेंगे, रिटर्न क्या होगा आपको मिलेंगे, रिटर्न ज्यादा मिलेंगे, दैट इज फॉर श्योर. लेकिन केवल पब्लिक में इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न नहीं मिलने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर. यू नीड टू इन्वेस्ट इन अदर सेक्टर एज वेल. और मैंने इससे पहले बोला है कि जब आप एग्जाम में बैठे हो और आपको कोई स्टेटमेंट अगर ऐसा लग रहा है कि स्टेटमेंट सही है गलत है, ठीक है, और वहां पे ओनली वर्ड का इस्तेमाल होता है, तो आपको मेजोरिटी चांस है, 100% चांस है कि योर स्टेटमेंट इज रॉन्ग. जैसा मैंने बोला कि योर थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन है, ओनली वर्ड आया है, तो हाई चांस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. हाई चांस दिस स्टेटमेंट, अगर पहले स्टेटमेंट मुझे लगा, पहले स्टेटमेंट देखो, अब ऑप्शन देखते हैं, इसमें लगा पहले स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो मेरा ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, मुझे सही स्टेटमेंट ढूंढना है, तो आई हैव दिस टू ऑप्शन बी एंड सी. इसमें भी क्या है ना, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, करेक्ट ही है. सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या है कि ESG criteria are used by investors, stakeholder organizations to evaluate the company's commitment to sustainable, responsible and business practices. इसके लिए इस्तेमाल, तो ये सही है, ठीक है, ये पहला सेकंड स्टेटमेंट क्या, ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट है. लेकिन इफ यू लुक एट सेकंड स्टेटमेंट, वहां पे यहाँ पे बोल रहे इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन सभी को ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट को ऐड नहीं कर रहे हैं, रजिस्ट्री को ऐड नहीं कर रहे हैं, तो ओनली बोल रहे हैं. जब भी स्टेटमेंट ओनली आता है, यू विल नेवर गो विद दिस ओनली स्टेटमेंट. तो व्हाट विल यू करेक्ट देन, तो ऑप्शन नंबर बी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन. अभी जो फ्रेमवर्क चल रहे हैं, अभी जो एग्जाम्स के पैटर्न चल रहे हैं, वहां पर आपको इसी टाइप के सवाल ज्यादा आ रहे हैं. दैट्स व्हाई हम चाहते हैं आप ज्यादा स्टेटमेंट में सवाल को करो. धीरे धीरे आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थिंक करना पड़ेगा, लॉजिकल रीजनिंग लगानी पड़ेगी, एंड देन मार्क अटेंडेंस. बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि आपने जो स्टेटमेंट किया है, टॉपिक किया है, वही वहां पे आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. आपको बस रेडी रहना है आपके साइड से, ठीक है. यस, तो जैसे एज आई टोल्ड यू, ये जो स्कीम है, ESG स्कीम है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ये, ठीक है, इट डू नॉट गारंटी, डज नॉट गारंटी एनी हायर रिटर्न. कोई भी हो फाइनेंशियल रिटर्न गारंटी क्यों करेगा, डेफिनेट डाउट. ये क्या है फिर, क्या है, इट्स अ प्राइमरी गोल. क्या है इसका, इस प्राइमरी गोल है कि वी नीड टू थिंक इथिकल एंड सस्टेनेबल वैल्यूज दैट टेक इनटू द अकाउंट एंड नॉट ओनली द फाइनेंशियल फैक्टर्स, बट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, गवर्नेंस फैक्टर्स, इसको भी कंसिडर किया जाएगा whenever you are making any investment patterns. केवल फाइनेंशियल फैक्टर के बारे में मत सोचो, बाकी के फैक्टर्स है उसके बारे में सोचो, एंड देन यू टेक द डिसीजन. अब इन्वेस्टमेंट जो है, ESG इन्वेस्टमेंट है, दिस मे बी वेल फाइनेंशियली, रिटर्न्स आर सब्जेक्ट टू द सेम मार्केट रिस्क एंड फ्लक्चुएशन एज अ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट. जो इसलिए नो, दे आर सब्जेक्ट टू दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है. तो वो क्या है, आपके जो भी मार्केट्स होंगे, मार्केट्स के सब्जेक्ट में ही ये काम करेंगे, ठीक है. मार्केट के सब्जेक्ट रिस्क उसके रिगार्डिंग ही ये काम होने वाला है. नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज आपका करेक्ट है, एज आई एक्सप्लेन. नेक्स्ट, सेम स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, सोचो एंड देन मार्क आउट. अगेन टेक अ 5 सेकंड एंड मार्क आउट आंसर. यहाँ पर हम एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में बोल रहे हैं, एनर्जी ट्रांजिशन. सोचो एंड देन मार्क करना. ठीक है, आई होप आप लोगों ने थोड़ा सोचा होगा एंड सोच के मार्क कर रहे होंगे, ठीक है. देखो पहला वर्ड समझो क्या है,
फर्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पे? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है? चेंज। इसका इतना तो लॉजिक आप लगा सकते हो ना। ट्रांजिशन का मतलब क्या होगा? चेंज होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ए से लेके बी तक का चेंज मतलब क्या होगा? ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, एनर्जी ट्रांजिशन। This energy transition refers to transformation of energy sector, transformation of energy sector from fossil based system, yeah, fossil based system of energy production, fossil based system of energy production and consumption to renewable energy sources, renewable energy sources। ये हो सकता है क्या? तो ट्रेडिशनल फॉसिल बेस्ड सिस्टम है, उसको चेंज करना है किसमें? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होगा उसमें। और उसके लिए दिस टर्म एनर्जी ट्रांजिशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला चेंज है, टर्म्स में भी वही बोल रहा है, नीचे भी वही दिया रहता है। तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट स्टेटमेंट। ये मतलब पढ़ के समझ में आ रहा है, लॉजिकली समझ रहे हैं हम। तो आपको ढूंढना है करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन भी गया। Now left you only two options. Either your what should be your answer then? ठीक है, आपके ये दो स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गए, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग, ऑप्शन बी भी रॉन्ग। नहीं आ गया स्टूडेंट में, आइदर ए इज करेक्ट और सी इज करेक्ट। 50-50 के ऊपर आ गए आप। इवन इफ यू नो द वन स्टेटमेंट, 50-50 के ऊपर आ गए। इन दोनों में क्या मार्क करना है? और रीड कर सेकंड स्टेटमेंट। इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अब ये फैक्चुअल है, ये फैक्चुअल है। किसी को पता होगा, किसी को पता नहीं होगा, लेकिन लेट मी टेल यू दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। ये भी क्या आपका करेक्ट स्टेटमेंट ही है। एंड व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, दैट यू नीड टू बी रिमेंबर। ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यस, सोचो। कंसीडर द फॉलोइंग, व्हिच आर द ऑप्शन प्रोवाइडेड अबव possess the capability to deliver digital lending services। जो डिजिटल लैंडिंग सर्विस है इसमें कौन सी कैपेबिलिटीज है? ऑप्शन आपको दिए रखे हैं। डिजिटल लैंडिंग, लैंडिंग का मतलब क्या होता है? लोन। लैंड दे रहा है मतलब क्या करो? लैंडिंग कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? लोन दे रहे हो। ठीक है, लोन की कैपेबिलिटी है। यहाँ पे क्रेडिट यूनियन, क्रेडिट यूनियन का काम ही वही होगा। ठीक है, पेयर टू पेयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म, इसका नाम भी लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, ये भी हो जाएगा। तो 1, 2 एंड 3 शुड बी देयर। बाकी सारा छोड़ो, 2 एंड 3 यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर खत्म बात। सो लॉजिकल, सो लॉजिकल। कुछ नहीं किया मैंने बस नाम पढ़ा, डिजिटल लैंडिंग सर्विसेज। ठीक है, कुछ पढ़ा है क्या मैंने? कुछ नहीं पढ़ा मैंने, इतने पढ़ा डिजिटल लैंडिंग सर्विसेज है। कुछ पता नहीं था मुझे। लैंडिंग का मतलब पता है, बस मुझे लोन दे रहा है। डिजिटल लैंडिंग, लैंडिंग मतलब क्या? लोन होता है, लोन की फैसिलिटी हो गई। तो क्रेडिट यूनियन, क्रेडिट में लोन ही देते वो लोग। तो यहाँ पे नाम ही लैंडिंग प्लेटफॉर्म है इनका। तो दिस 2 तो पक्का हो जाए, मेरे आंसर में 2 तो होना चाहिए। बाकी आई डोंट नो कंपनी, कुछ पता नहीं मुझे उसके बारे में, बल्कि ये 2 तो होने चाहिए। 2 एंड 3 शुड बी इन माय ऑप्शन। तो 2 एंड 3 यहीं पे भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ही है, तो यही सही है। इट्स वेरी लॉजिकल गाइड्स। इस तरीके से सोचो, एग्जाम में सारी चीजें आने वाली है नहीं है, ठीक है, और किसी को भी आ नहीं सकता है, लेकिन आपको उस तरीके से थिंक करना पड़ेगा। देखो सिमिलरली ये देखो, विथ रेफरेंस टू इंडिया टैक्स बेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया के टैक्स बेस के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट समझनी है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, इंडियन टैक्स बेस हैज सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन, सिंस 2013-14। मतलब क्या बोल रहे? देखो 2013-14 से लेके अभी तक ये जो पर्टिकुलर इंडियन टैक्स बेस है वो कम हुआ है, डिक्लाइन। जबकि आपने लॉजिकली भी पढ़ा होगा कि हर जगह पे आपने देखा होगा कि ये इंक्रीज है। इंडिया के टैक्स बेस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, गिरा तो नहीं है। थोड़ा बहुत अगर कभी गिरा भी होगा तो वो इतना ज्यादा गिरा नहीं है। सिग्निफिकेंट मतलब होता है बहुत ज्यादा गिरा है वो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा टैक्स बिल इंक्रीज हुआ है, गिरा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये अगेन स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। आपको यहाँ पूछा है व्हाट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, तो मेरा पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये भी गया मेरा और ये भी गया। ऑप्शन नंबर आइदर बी इज करेक्ट और डी इज करेक्ट। लेट्स रीड इट। नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल्ड बाय इंडिविजुअल टैक्स पेयर इन वेरियस इनकम रेंजेस हैज ग्रोन। अब देखो ये बोले ग्रोन कर रहा है, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है? ये बोला कि टैक्स ग्रोन है, बढ़ रहा है। तो अगर टैक्स हैज बीन ग्रोन, बढ़ रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। दैट आई एम वेरी लॉजिकली क्लियर कि टैक्स, मुझे पता है टैक्स बिल बढ़ा है मेरा, तो टैक्स बिल बढ़ा है मतलब क्या होगा? तो जो पे कर रहे हैं वो लोग भी बढ़े होंगे। तो अब इसमें सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट होगा। व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट।
कुछ नहीं कर रहा हूं मैं बस आज लॉजिकली आपको बता रहा हूँ कि